ओके शुभम। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ना शुरू कर लिया था शुभम। स्टेज वन हमने प्रमोशन ऑफ अ कंपनी पढ़ा था। मैं फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें इन्होंने प्रमोटर के बारे में बताया था। बेसिकली जो कंपनी इनिशियलाइज करते हैं, आइडिया देते हैं कि कंपनी खोलनी है, पैसा भी लेकर आते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज भी करते हैं। और इसमें फंक्शंस भी इसके इन्होंने बताया कि पहले आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, ठीक है, फिर आप उसकी फीजिबिलिटी स्टडी करते हो कि टेक्निकली फीजिबल है कि नहीं, फाइनेंशियल फीजिबल है कि नहीं, इकोनॉमिक फीजिबल यानी अगर उससे प्रॉफिट कमा पाते हो, फिर आप नाम को अप्रूव कराते हो, और फिर अकॉर्डिंगली फिर जो है एमओए और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके लिए सिग्नेटरीज अपॉइंट कर रहे होते हो। एंड देन अकॉर्डिंगली फिर ये पैरेलली चल रहा होता है, आप डॉक्यूमेंट्स भी सारे क्रिएट करते हो। अब जैसे इन्होंने बताया यहाँ से ना थोड़ा सा शुभम ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन्होंने यहाँ पे बोला है। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करी है, ठीक है। तो एमओए और एओए दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके लिए शुभम तुम्हारे देखो पेज नंबर 77 पे या 76 पे दिया होगा एमओए और एओए का डिफरेंस। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस बिटवीन दिया होगा, बताना मेरे को मिला कि नहीं। 77 पे भी हो सकता है या 78 पे। मेरे पे तो 77 पे है। मिल इसके गया। ऊपर वो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके बाद केस स्टडी है। मेमो ये वाला डिफरेंस होगा शुभ, देखो ये मेमोरेंडम और ये वाला मेमोरेंडम और आर्टिकल का आगे पीछे होएगा, देख लो थोड़ा सा। अच्छा, साइड में कर देखता रहा हूँ। हूँ मैं यहाँ। हाँ, मिल गया। ठीक है। तो इसमें 70। हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत, वो आगे पीछे हो रखी होगी, तुम्हारी पुरानी बुक है ना ये, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें जैसे ये जो डिफरेंस है मेमोरेंडम और आर्टिकल, तो बेसिकली होता क्या है कि ना जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जैसे दोनों को असेंशियल होता है कि एमओए और एओए बनाना चाहिए, ठीक है, दोनों को बनाना ही बनाना है कंपलसरी। बट आजकल थोड़ा सा प्रोविज़न जैसे चेंज हो रखा है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए उन्होंने बोला है कि वो टेबल एफ़ अपॉइंट कर सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ये क्या होता है हम बाद में बात करते हैं, पहले उन्होंने बोला है। अब देखो क्या होता है, कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि ऑब्जेक्टिव बताता है कंपनी के कि किस पर्पस के लिए कंपनी फॉर्म करी गई है। जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था कि तुमने जैसे शुभम फैशंस करके कोई कंपनी खोली है, तो तुम बोलोगे मैं डिज़ाइनर वेयर जो है लहंगा साड़ी है ना, ये सारे ना विमेन जो है गारमेंट्स को मैं डील करूँगा। तो कंपनी का ऑब्जेक्ट है कि मुझे इस तरीके से प्रोडक्ट बना के बेचना है। तो जो मेंशन कर दोगे ना, उसके अलावा कोई और काम नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो मेंशन होगा वही काम करोगे, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, ये इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब चीज़ें बताती है कि कैसे वो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर सकते हो। तो बेसिकली क्या कहता है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट लिख लेना वहाँ पे, प्राइमरी डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम है और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम जो है वो चार्टर ऑफ द कंपनी है, चार्टर लिख लो, ऑब्जेक्टिव बताता है ऑब्जेक्टिव्स। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको बताता है कि इंटरनल कंपनी के अंदर आप कैसे काम कर सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सब चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता ही दिया पोजीशन क्या है, मेन डॉक्यूमेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यानी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। रिलेशनशिप की बात करें तो मेमोरेंडम जो है ये डिफाइन करता है कि बाहर के लोगों के साथ आप कैसे डील करोगे, ठीक है, वट रिलेशनशिप कंपनी हैज़ विद द आउटसाइडर, बाहर से, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करता है कि अंदर कंपनी के अंदर कंपनी और मेंबर्स और सारे लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप होएगा। ये डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाके अगर आप कोई काम कर रहे होते हो तो वो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है, और उससे बाहर आप काम एक्चुअली में नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या बोला है कि अगर कुछ ऐसे एक्ट करते हो जो आर्टिकल्स में के थोड़ा सा बाहर है, ठीक है, और आप फिर भी कर रहे हो तो वो चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, मेमोरेंडम में उससे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे आप अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हो, कैसे डीलिंग्स करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, तो थोड़ा बहुत स्लाइटली इधर उधर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है।
और MOA जो है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है चाहे प्राइवेट है, दोनों को जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है फाइल करना ही होता है, बनाना ही होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, पब्लिक लिमिटेड के लिए कंपलसरी नहीं है, बना सकते हो, कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पे आप टेबल F जो है वो आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो ये आपको इसके ऊपर ध्यान थोड़ा सा देना है, ठीक है जी। तो ये मेमोरेंडम और आर्टिकल का डिफरेंस है, तो मैंने पहले बता दिया, थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि क्या क्या है। तो मेमोरेंडम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सीधा आ जाओ वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, उस वाले टॉपिक पे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका जो मेन इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन वाला दिया हुआ है यहाँ पे, ये। तो इसमें अब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहा होता है। और लीगली अगर देखा जाए तो जो आपने मेमोरेंडम में लिखा है वो अगर वो काम करोगे तो ही लीगल माना जाएगा, वरना अगर उसके अलावा कोई काम करते हो तो कंपनी के ऊपर बात आ सकती है। इसमें 4 क्लॉजेज हैं, 5 क्लॉजेज हैं, इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछ लेते हैं। एप्लीकेशन प्राइस भी आ जाता है, तो ये 1 मार्कर भी, 2 मार्कर, इस तरीके से 4 मार्कर तक भी आ जाता है क्वेश्चन ये वाला। सबसे पहले इन्होंने बोला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या कहता है, इसमें ये बताता है कि कंपनी जो है अपना नाम अप्रूव जो कराती है वो उसका नेम क्लॉज की तरह काम कर रहा होता है, जो कि आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भेजते हो और उसको अप्रूव करा के मंगवा लेते हो। तो ये नेम क्लॉज एक तरीके का कहा जाता है, ठीक है। तो जिस नाम से कंपनी चलेगी, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ABC एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, शुभम फैशन प्राइवेट लिमिटेड, SO एंड सो, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या कहता है, जैसे तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस अपना घर दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हारे डॉक्यूमेंट बाकायदा सारे आते हैं, जो भी सारा काम करते हो यहीं से, तो ये तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस माना जाएगा। और इसमें जो है आपको नोटिफाई करना पड़ता है ROC को कि भैया ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है और मुझे परमिशन दे दो आप काम करने की। ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कहता है ये पर्पस बताता है जिस काम के लिए कंपनी बनी है, जैसे मैंने तुम्हें बताया विमेन वेयर्स बेचने हैं तुम्हें, और कंपनी इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू अंडरटेक एन एक्टिविटी, जो कि लिखा ना हो, अगर जो नहीं लिखा होगा वो काम आप नहीं कर सकते। मेन ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड आर लिस्टेड इन दिस सब क्लॉज। तो ये जैसे इन्होंने सब क्लॉज में बताया हुआ है, आगे अभी पता चल जाएगा, खैर हमें वो पढ़ना तो नहीं होता बट स्टिल। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर लाइबिलिटी क्लॉज के बारे में बात आती है। लाइबिलिटी हमने पढ़ा ही था, ठीक है। तो क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फ़ायदा यही है कि इनकी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसमें सारे जो मेंबर्स हैं, जिनकी जो भी जैसे जो इन्होंने शेयर्स ले रखे हैं या जो भी इन्होंने क्लेम मतलब उनकी जैसे शेयर कैपिटल जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सब इसमें मेंशन्ड होता है। और बाई चांस जैसे क्या है, वो तो एक्सट्रीम केस इन्होंने दिया कि बाई चांस अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जितनी आपकी लाइबिलिटी मतलब जितना आपने शेयर कैपिटल लगाया है, ठीक है, उतना ही जो है आपकी लाइबिलिटी बनेगी, इससे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है आपकी, ठीक है जी, तो क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है। फिर उन्होंने कैपिटल क्लॉज बताया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल क्लॉज क्या कहता है कि ऑथराइज जो है कैपिटल कितना, मैक्सिमम कैपिटल कितना होएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है प्रपोज कंपनी का अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ शेयर्स हैविंग अ फिक्स्ड फेस वैल्यू। तो यूजली क्या होता है, फेस वैल्यू 10 रुपये की होती है, शुभम 10 रुपये की, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप कंपनी मार्केट में अगर शेयर लॉन्च करती है तो इशू करती है, तो वो अपने हिसाब से कंपनी की वैल्यू के हिसाब से आप कोई भी प्राइस वहाँ पे लेकर आ सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बोला कि आपने जो है कंपनी का शेयर कैपिटल रखा है 25 लाख रुपए, तो 25 लाख से कंपनी शुरू होगी, इसको 2.5 लाख से डिवाइड मतलब 10 से डिवाइड कर दोगे तो 2.5 लाख शेयर हो गए। तो 2.5 लाख शेयर आपके, जैसे अगर हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आधे शेयर जैसे हमने अगर आधा कैपिटल लगाया तो आधे मेरे हो जाएंगे, आधे तुम्हारे हो जाएंगे शेयर, ठीक है, इस तरीके से। और द कंपनी सेड कंपनी कैन नॉट इशू शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट मेंशन इन दिस क्लॉज। तो अगर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है उसके ऊपर जाके आप शेयर कैपिटल फालतू नहीं करवा सकते, ठीक है, आपको वो स्पेशल प्रोविजंस के अंदर फिर कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप सिग्नेटरी डिसाइड करते हो, जो उसके साइन करने वाले होते हैं, यूजली डायरेक्टर्स ही होते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे इन्होंने बोला है कि 7 लोग साइन करते हैं पब्लिक कंपनी के केस में और 2 लोग साइन करते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में। ये तुम्हारी बुक में लिखा होगा जहाँ पे टॉपिक खत्म हो रहा है, तो अंडरलाइन कर लेना कौन कौन साइन कितने लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। 7 पर्सन पब्लिक कंपनी के केस में, 2 पर्सन प्राइवेट कंपनी के केस में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बोला। ओके, नेक्स्ट पेज पे आओ, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिया मेरे, तो नेक्स्ट पेज पे तुम देख लेना कहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। और
जैसे कि मेमोरेंडम इंपॉर्टेंट मेन डॉक्यूमेंट था, प्राइमरी डॉक्यूमेंट था, ये सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाती है, ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनाती है। पब्लिक लिमिटेड के केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप टेबल एफ चूज़ कर लेते हो, ठीक है, अभी के टाइम पे नया अमेंडमेंट हुआ है, वरना पहले से बनता ही था। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है, इंटरनल मैनेजमेंट की, कि भाई लोगों से इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ से मैनेजमेंट से कैसे किस तरीके से डील करना है। सब्सिडरी है, इट शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट और एक्सीड एनीथिंग स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो उससे जैसे आपने मेमोरेंडम में जैसे कपड़े वाला काम लिखा, जैसे मैंने तुम्हें जो एग्जांपल दिया, उससे रिलेटेड जो भी कोई काम कर रहे हो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपने डिफाइन करे हुए हैं, तो वो उस तरीके से ही चलेगा। जैसे क्या होता है, कई लोग जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो बोल देते हैं स्ट्रिक्टली आप अपने फ़ोन लेके अंदर नहीं जा सकते, आप डिज़ाइन जो है किसी को नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये कंपलसरी हो जाता है इस तरीके से। तो ये आपका इंटरनल मैनेजमेंट का रूल हो जाता है, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा फिर, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल मैंने तुम्हें यहाँ पे ये दे दिया। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखोगे नीचे बहुत सारी आइटम लिखी हुई है, मार्क कर लेना, शायद तुम्हारी बुक में हो, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स करके मेरे को यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जैसे नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर, वोटिंग राइट, डायरेक्टर मीटिंग, अकाउंट्स ऑडिट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, वाइंडिंग अप, एडिशनल डायरेक्टर, काफ़ी सारे जो ऑप्शंस इसमें होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पे कवर हो जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट आता तो खैर ये नहीं है, तो स्टिल याद तो करना ही पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और मैं जैसे वो कह रहे थे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को टेबल एफ जो है चूज़ करना पड़ता है, तो रिस्पेक्टिव फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, टेबल एफ लिखा हुआ है एओए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जैसे आपको लगता है कि लिमिटेड बाय शेयर्स ही है, तो टेबल एफ यहाँ से चूज़ कर लेते हो। और भी प्रोविजंस होते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ है। तो जैसे इन्होंने लिखा है, द कंपनीज आर फ्री टू मेक देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच मे बी कॉन्ट्रडिक्टरी टू द क्लॉजेज ऑफ टेबल एफ, एंड इन दैट केस आर्टिकल एसोसिएशन एज अडॉप्टेड बाय द कंपनी शैल अप्लाई। तो आप आर्टिकल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास ये ऑप्शन है, आर्टिकल अपना बना सकते हो अगर टेबल एफ से कोई दिक्कत आ रही होती है तो, क्योंकि पहले तो प्रोविज़न होता ही था ये वाला, ठीक है। तो ये अगर बुक में नहीं है तो ये देखते रहना, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से होगा ही, पिछले साल का एडिशन है, तो ये थोड़ा सा रेफ़र करते चलना, ठीक है जी। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो तीसरे स्टेप पे आते हैं कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कंसेंट अब देते हैं कि क्या भाई हम डायरेक्टर हैं और अब जो है अब हमसे साइन वाइन करा सकते हो, और हमने क्वालिफिकेशन शेयर्स के लिए पैसा आपको दे दिया है, जैसा लिखा होएगा मेमोरेंडम में, आर्टिकल में, इस तरीके से। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं कि जैसे तो मैंने जितने शेयर खरीदे, जैसे हम दोनों ने कंपनी खोली हुई थी तो 1.5 लाख शेयर मेरा था, 1.5 लाख तुम्हारा शेयर था, तो हमने शेयर के पैसे पूरे पूरे दे दिए हैं, पूरे 1.5 लाख शेयर के हिसाब से पैसा अपना दे दिया है। तो अब जो है हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अब मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट में तो हो जाएगा शुरू, पब्लिक में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सॉरी नहीं सॉरी, रजिस्ट्रेशन पहले वाला आता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, पहले कंपनी, जैसे प्राइवेट कंपनी में तो क्या हो जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, पब्लिक में रजिस्ट्रेशन आएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आता है। तो ये क्वालिफिकेशन शेयर्स अडॉप्ट करने के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आएगा, तब आपको जो है आप बिज़नेस शुरू करोगे। तो पब्लिक लिमिटेड में, प्राइवेट में आपको डायरेक्टली जैसे रजिस्ट्रेशन आएगा तभी बिज़नेस शुरू कर सकते हो। यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं पब्लिक में, तो आप शुरू करते हो, फिर ये चीज़ उन्होंने बताई, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन शेयर्स का नोट होएगा, वो भी आप मार्क कर लेना। एंड फिर अग्रीमेंट होते हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल है कि अगर कंपनी ने जो है डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हुए, या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है कुछ है, तो इस तरीके से अगर है कि अगर कोई अपॉइंटमेंट करना है टेम्परे, जैसे कई बार हो जाता है कि कोई अग्रीमेंट करना है उसके रिगार्डिंग, या फिर जैसे शॉर्ट टर्म है किसी भी तरीके का, ठीक है, या कई लोग बोल देते हैं कि हम 1 साल या 2 साल ही काम करेंगे आपके साथ, तो इस चक्कर में जो है आपको अग्रीमेंट फिर करने पड़ते हैं, कुछ सर्टेन, हर बार नहीं होता, कभी कभी। ओके। एंड फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन आप देते हो, डिक्लेरेशन जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट कंपनी की कंप्लाई करी जा सकती है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बना लिए हैं, अब आप उसको आरओसी में भेजते हो। ये आपका जो भी सीए होता है या एडवोकेट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो सब साइन वाइन करके आपको देता है, और आप इसे कंपनी फॉर्म, फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आरओसी में देने के बाद, तो आप इसको कंपनी आपकी फॉर्म हो जाती है। फिर आपको फ़ीस जमा करानी पड़ती है। ये सब पैरेलली चल रहा होता है, इन्होंने तो स्टेप दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट देने जाते हो आजकल तो वहीं पे जो है आपको आरओसी में पैसा जमा साथ साथ कराना पड़ता है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो ये आपका ये था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। एंड लास्ट में इन्होंने जो है
पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स के बारे में बात करिए, क्योंकि अब प्रमोटर्स क्या है, ठीक है, अलग अलग तरीके के हो जाते हैं। सबसे पहले जैसे उन्होंने बोला है, प्रमोटर ना तो एजेंट है कंपनी के और ना तो ट्रस्टीज़ हैं कंपनी के, दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो प्रमोटर एजेंट नहीं हो सकते बिकॉज कंपनी तो अभी बनी नहीं है, और पर्सनली दे आर ऑल्सो पर्सनली लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड बाय देम बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन इन केस द सेम आर नॉट रेटिफाइड बाय द कंपनी लेटर ऑन। अब जैसे क्या होता है कि तुमने बोला कि हम दोनों ने डिसाइड किया, तुमने बोला सर आप कर लो सारा काम, और मैंने क्या किया कि जो है कई सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हमें पता था कंपनी तो आ रही है। तो मैंने जैसे मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, एक बंदे की वो आई है, तो वो ना हमसे 50 लहंगे का ऑर्डर दिया है, उससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसी ने बोला 100 लहंगे का ऑर्डर दिया, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये क्या होगा कि तुमसे मैंने पूछ के तो कर लिया, अग्री भी कर लिया, बाई चांस अगर मैं इसकी फुलफिलमेंट नहीं कर पाता, ठीक है, तो मेरी जिम्मेवारी होगी कि भैया आपने बोला था, अब इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, मेरे ऊपर जो है प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, अगर लेटर ऑन हमारी कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, क्योंकि प्रोसेस में है, और इस्टेब्लिश होने के बाद हम दोनों अग्री करते हैं ठीक है इनको माल बना के दे दो, तो हम उसको बना के दे देंगे, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। फिर प्रमोटर जो है ट्रस्टीज़ भी नहीं है, सिंपली उन्होंने बोला है क्योंकि उनको चलाना नहीं है, ये वाली पूरी बात हो जाती है। कई बार प्रमोटर ओनर्स तो होते ही हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। फिर कहते हैं इनकी ना फिड्यूशरी पोजीशन होती है कंपनी में, जो जिसका वो मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो ये फिड्यूशरी पोजीशन मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछ लेते हैं 1 मार्कर में। फिड्यूशरी का मतलब ये होता है कि दे कैन मेक अ प्रॉफिट ओनली इफ़ इट इज़ डिस्क्लोज्ड, ठीक है। अगर तुम्हें जैसे अगर मैंने बोला कि ऐसे ऐसे की बात है, मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ, मैं बोलूँगा मैं तुम्हें ऑर्डर ला के दे रहा हूँ, ठीक है, अगर तुमने सारा पैसा लगाया है तो मैं ऑर्डर ला के दे रहा हूँ, मुझे ये प्रॉफिट मुझे चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। अगर मैंने डिस्क्लोज़ किया है तो ठीक है, ठीक है। सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं कमा सकता तुमसे छुपा के, ठीक है। अगर नॉन डिस्क्लोजर है तो हम तुम जो है कॉन्ट्रैक्ट को, या कोई भी है जो है, हम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को, या जो भी लोग होते हैं एसोसिएटेड, वो वापस ले सकते हैं, पैसा वापस ले सकते हैं। और अगर डैमेज हो जाता है किसी भी तरीके का कंपनी को, या प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है, प्रमोटर्स। एंड promoters are not legally entitled to claim the expenses incurred in the promotion of the company। तो ये कहते हैं ऑब्वियसली प्रमोटर्स का कोई ऐसा नहीं होता कि लीगल रीइंबर्समेंट इनको करनी है। हाँ, जो खर्चा हुआ है वो बता दो, वो पैसा आपको मिल जाएगा, लीगल नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रमोटर कभी कभी खुद डायरेक्टली ओनर्स भी होते हैं, या कई बार कोई एजेंट होता है। तो एजेंट होता है तो आप जैसे क्या होता है कि जो काम करवा के आपका देता है, उनको आप पैसे जो है उनका फीस जो भी होती है आप दे देते हो। वरना अगर कोई ऐसा आपको लगता है कोई नोन है, तो उसको आप शेयर्स वेयर्स भी दे देते हो फिर, ठीक है, कि भैया तूने हमारा काम कराया तो एक काम कर, शेयर्स रख ले हमारे, ठीक है, इस तरीके से भी हो जाता है। ये इन्होंने बात बोली। तो ये पोजीशन हो जाती है प्रमोटर्स की। और ये पूरा टॉपिक जो था, ये स्टेप 1 था, जो कि स्टेज 1 था, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। तो सारा तो खैर इकट्ठे लिखने को नहीं आता, इसमें से पार्ट्स में से ही पूछ लेते हैं, तो आपको पार्ट्स की तरह ही लर्न करना है। जैसे पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स अलग है, डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, और फंक्शंस ऑफ प्रमोटर अलग है, तो अलग अलग ही पूछते हैं। है सारा इम्पोर्टेंट, छूटता कुछ नहीं है, ठीक है। शुभम, ये समझ आया ये वाली बात? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने स्टेज 2 बताया है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के आगे लिख लेना शुभम, वो है रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। यहाँ तक, इस स्टेज तक तो प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों आती है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा कोई इसमें करने वाला कुछ नहीं है। तो ये क्या बोला है, सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने के बाद ऊपर जो बताई हमने, प्रमोटर जो है अब कंपनी में अब जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जाता है और फाइल कर देता है कि ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, और अब इसको हमें प्लान, अब जो है हमें इसको इस्टेब्लिश करवाना है, ठीक है। तो आरओसी में सबमिट कराया, और इसमें क्या क्या होना चाहिए तो अभी हमने पीछे पढ़ लिया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सारा साइन वाइन करके होना चाहिए। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स साइन करेंगे, प्राइवेट में 2 मेंबर्स साइन करेंगे। सिग्नेटरी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे अगर हम दोनों हैं तो हमारे घर के एड्रेस, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारे शेयर्स क्या क्या सब्सक्राइब है, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी होएगा शुभम, तो इसमें भी हम दोनों साइन करेंगे, ठीक है। और हाउएवर पब्लिक कंपनी टेबल ए अडॉप्ट कर सकती है, जो कि जैसे अभी हमने पीछे एफ़ के बारे में पढ़ा था। एंड इन केस, जैसे क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में तो शेयर इशू होते ही नहीं है बाहर पब्लिक के लिए, पब्लिक कंपनी में शेयर इशू होते हैं बाहर के लिए। बट अगर आपको बाहर से शेयर इशू नहीं करने हैं, या पैसा रेज नहीं करना है पब्लिक से, तो आप ना स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है फाइल करते हो। ये अंडरलाइन कर लेना, आगे भी आएगा ये स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है,
ये किस केस में करते हो, जब पब्लिक कंपनी अपने दोस्तों यारों फैमिली रिलेटिव जान पहचान वाले लोगों से पैसा रेस कर रही होती है, तो उनको प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस बना के देना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये 1 मार्कर 2 मार्कर आ जाता है। कौन बनाता है? पब्लिक लिमिटेड, स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस। बिकॉज प्रोस्पेक्टस क्या होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, वो ना सारे जो पोटेंशियल बायर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाता है, वो सब पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है, कब की कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो उसके बिहाफ पे उनका ट्रस्ट बनता है और वो आपकी कंपनी में शेयर खरीदते हैं कंपनी से। और अगर आप ऑब्वियसली आपको पब्लिक से आपको लगता है कि इतना ट्रस्ट नहीं है, शायद हमारे शेयर्स नहीं बिकेंगे, तो आप अपने दोस्तों यारों से पैसा रेस कर लेते हो या कुछ हो जाता है, तो उस केस में आपको स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस जो है लेना पड़ता है। ठीक है जी, ये चीज़ उन्होंने बताई। फिर द अग्रीमेंट, अगर कोई अग्रीमेंट है आपने किसी मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर या डायरेक्टर के साथ किया है, वो आपको देना पड़ेगा। रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा लिख के कि हमने क्वालिफिकेशन शेयर्स अडॉप्ट कर लिए हैं, साइन वाइन करा के। रजिस्ट्रार का लेटर भी होता है, अब तो ये बाद में आता है कि आपकी कंपनी का नाम का अप्रूवल हो जाता है। फिर सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर दी है, एक जैसे एफिडेविट बनता है उस पर सबके साइन हो जाते हैं कि लीगल फॉर्मेलिटी सारी पूरी है। और आरओसी का आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का अपना, जैसे तुम्हारे घर का मैंने बताया था, वो आपको जो है मेंशन करना होता है। और साथ साथ ही होता है, पहले तो होता था कि अगर आपने नहीं दिया है तो आपको बाद में बताना पड़ता है, अब तो साथ साथ ही कराना पड़ता है। और पेमेंट जो है आपको यहाँ पे सारी देनी पड़ेगी। ठीक है, और जैसे ही डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट होते हैं, जो भी हफ्ता 10 दिन का 15 दिन का प्रोसेस होता है, तो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं, फैक्ट चेक करे जाते हैं, क्रॉस चेक करे जाते हैं, तो आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हम लोग बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। तो ये 1 मार्कर है, मार्क कर लेना। कौन सा डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये प्राइवेट में भी मिलता है कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी मिलता है, दोनों में मिलता है। प्राइवेट में इसके मिलते के साथ ही हम काम शुरू कर देंगे, जैसे हम दोनों को मिल गया सर्टिफिकेट तो हम दोनों काम शुरू कर देंगे। बट अगर हम पब्लिक कंपनी बनाएंगे तो हमें इसके आगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ठीक है, वो बाद में आता है जब हम पब्लिक से सारे शेयर सब्सक्राइब करा लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे आएगा, तो ये अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं 1 नवंबर से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देता है। और बुक में अपनी देख लेना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो बता देना, मैं भेज दूंगा। और एक तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मिलता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है पब्लिक है, आजकल डिन भी आता है। ठीक है, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उससे ये पता चल जाता है कि ये बंदा जो है पर्टिकुलर कंपनी में डायरेक्टर है। ठीक है जी, ये चीज़ बताइए। अब इन्होंने इसके इफ़ेक्ट के बारे में बात बोली है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिलता है तो उसका क्या कंपनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है या किस तरीके से। तो कहते हैं कंपनी जो है लीगली बॉर्न मानी जाती है, जैसे जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन तुम लीगली बॉर्न हो, शुभम जो है इस दुनिया में आ गया। कंपनी को जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का ठप्पा लिख के मिल जाता है, उस दिन से कंपनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम दोनों ने कंपनी फाइल करी हुई थी और कल 5 सितंबर है, टीचर्स डे फॉर एग्जांपल, तो 5 सितंबर की डेट हमारे पास आ गई। ठीक है, ये 5 सितंबर को कंपनी स्टार्ट हो गई, तो ये लीगल बॉर्न हो गई कंपनी, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया इसका, और ये लीगल एंटिटी बन जाएगी। सारे फीचर्स जो हमने कंपनी के पढ़ेंगे, लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग अलग हैं। ठीक है, और परपेचुअल सक्सेशन है, कोई भी आए जाए मरे, इंसैनिटी है, रिटायरमेंट कुछ भी है तो कंपनी चलती रहेगी। और अब जो है कंपनी किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, सब काम कर सकती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से हमें ये पता चलता है ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। अगर होएगा आपके पास, आपने ऑफिस में लगाया होता है या हर जगह ऑब्वियसली फ्लोट ही हो रखा होता है, आपको मिल ही जाता है, तो इससे आपको भी पता चलता है कि कंपनी रजिस्टर्ड है, कोई भी आपके साथ आराम से काम कर सकता है और आप आराम से किसी के साथ, दूसरों के साथ भी आप आराम से काम कर सकते हैं। बट इन्होंने बोला है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, some interesting example showing the impact of conclusiveness of the certificate of incorporation। important है ये, बीच बीच में से आपसे उठा के 1-2 मार्कर पूछ लेते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं अगर आपने डॉक्यूमेंट 6 जनवरी को फाइल करने के लिए दिए और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है 8 जनवरी को इशू हुआ, बट जो है डेट मेंशन थी 6 जनवरी, कायदे से तो यही होता है कि अगर जैसे मान के चलो हमने शुभम 25 अगस्त को कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दी थी, अब 25 अगस्त को आज हमारे पास सर्टिफिकेट आ रहा है और आज कायदे से होनी चाहिए कल की डेट। ठीक है, आज अगर हमारे पास बाई चांस आ रहा है टर्न, जैसे कुरियर से आया पोस्ट से, तो कल की डेट होनी चाहिए 3 सितंबर की, उस पर लिखा हुआ है 25 अगस्त थी, तो हम ये मानेंगे, तो ये क्या होगा, ये पीछे से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की गलती है और हम ये मानेंगे कि कंपनी स्टैब्लिश्ड है।
कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई लीगल प्रोविजन नहीं होता, कंपनी लीगली इस्टेब्लिश हो जाती है, कोई प्रॉब्लम वाली, वो डेट की गलती होती है, उसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। सो इट वॉज डिसाइडेड है कंपनी एग्जिस्टेंस में है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने पीछे से किए हो, 25 अगस्त से किए हो या 26 या 28 से, वो सब वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। ये कंपनी की आरओसी की गलती है, वो जिम्मेवारी उसकी होगी, बट हमारी कंपनी तो फॉर्म हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मान के चलो कोई पर्सन फ्रॉड सिग्नेचर कर देता है, जैसे कुछ कर दे, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि हम दोनों हैं, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बोला शुभम चले यार एक काम कर दे, पैन कार्ड वगैरह दे दे, अपना आधार वाधार दे दे, ठीक है, थोड़ा सा कुछ काम कराना है तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है तुम्हारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, तुम्हारे साइन वाइन कर दिए और जमा करा दिए, और मेरी कंपनी फॉर्म होके आगे, तुम्हें पता भी नहीं है क्योंकि तुमसे कोई पूछने भी नहीं आता, ठीक है। तो इस केस में भी कंपनी फॉर्म मानी जाएगी। हाँ, अगर तुम्हें पता चलता है कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम जो है इसमें जो है क्वेश्चन उठा सकते हो और मेरे को फिर कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आजकल बहुत देते हैं एग्ज़ाम में ये, तो प्लीज़ ध्यान रखना इस पर, इम्पोर्टेंट ये कर लेना। तो कहते हैं कोई भी डेफिशिएंसी या कमी होती है फॉर्मेलिटी में, अगर एक बार सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो आप किसी भी तरीके से, कहीं भी किसी तरीके से, तो माना जाएगा कि सर्टिफिकेट जो है इशू हो गया है। और अगर मान के चलो आपने कोई इलीगल काम लिख दिया वहाँ पे, ड्रग्स बेचने हैं, है ना, सस्ती दारू बेचनी है और कुछ बेचना है, और बाई चांस वो पढ़ा नहीं गया और उसने साइन करके दे दिया आपको, ठीक है, तो भी आप उस काम के लिए एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है। आप क्योंकि लिख दिया है तो भला, आप वैसे तो होता नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, बट तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है, तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। एंड अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए दूसरा रास्ता यही है कि आपको कंपनी को बंद करना पड़ेगा, वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो है रजिस्ट्रार को केयरफुली सारे डॉक्यूमेंट जो है देखने पड़ते हैं, तभी वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो नीचे एक नोट लिखा हुआ है, मेरी बुक में तो है, शायद तुम्हारी में भी होगा, कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी तो इमीडिएटली बिजनेस शुरू कर सकती है, मैंने आपको बता दिया था, और पब्लिक कंपनी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। शुभम ये देखना तुम्हारे उसमें वो लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, इसी टॉपिक के जस्ट बाद है, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। कैपिटल सब थर्ड स्टेज से पहले ही लिखा होगा एक बॉक्स में, देखना प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ है। मिला शुभम? नहीं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, कोई नहीं, अगर नहीं मिला है तो अब देख लेना, अभी अभी पढ़ रहे हैं तो फिर शायद बीच में मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद स्टेज 3 है ना तुम्हारी बुक में, सीधा देखना स्टेज 3 कैपिटल सब्सक्रिप्शन है ना, ये खत्म हो गया, स्टेज 2 कैपिटल सब्सक्रिप्शन का स्टेज है ना, अब सीधा देखना। हाँ वो है। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्टेज 3 पे आ जाओ। अब ये जो है शुभम, ये ना लास्ट स्टेज है, ठीक है, तो ये छोटा से 6 पॉइंट्स इसके यहाँ पे दिए हुए हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का स्टेज लिख लो इसके आगे बड़ा बड़ा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए होता है बस, ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के होता है। ये सारा काम होएगा फिर जाके आप जो है आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी फिर अपना काम शुरू कर पाती है, ठीक है। तो लिख लेना सिर्फ ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। तो कभी जैसे ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्मेशन की स्टेजेस लिखो, तो 2 स्टेजेस आएंगी, स्टेज 1 स्टेज 2, और पब्लिक लिमिटेड में स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, ठीक है शुभम, आई बात समझ? हाँ जी। दोबारा क्या आई मुझे बताना, मेरे को क्या बोला मैंने? प्राइवेट लिमिटेड के लिए कितनी स्टेजेस होंगी शुभम? 3। प्राइवेट के लिए 2 होंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, ठीक है। स्टेज 1 स्टेज 2, स्टेज 1 है प्रमोटर वाला और स्टेज 2 है इनकॉर्पोरेशन वाला, ठीक है। और पब्लिक लिमिटेड में तीनों होंगी, कौन कौन सी है तीनों बताओ? तीनों स्टेजेस कौन कौन सी है शुभम? प्रमोशन स्टेज है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज है, और ये लास्ट जो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ठीक। हाँ, कोई नहीं, वीडियो दोबारा देख लेना एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके, तो आइडिया रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि तुम ही पढ़ा रहे हो इंडिपेंडेंटली, एक बच्चा और है पर वो अलग से पढ़ता है, ठीक है, उसके घर जाके पढ़ाना पड़ता है कि उसका बड़ा भाई भी पढ़ता है, तो दोनों को इकट्ठे ही पढ़ा लेते हैं, चलो कोई नहीं।
तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है। अब कहते हैं पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुभम होती है। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी से हम बात कर लेते हैं तो याद रहेगा, ठीक है। जैसे टाटा है हमारे यहाँ पे, रिलायंस है, अदानी विल्मर है ना, बिरलाज है, आईटीसी ग्रुप है, ये सारी कंपनी जो है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। क्योंकि इसके क्या है, मार्केट में ना आपको शेयर्स मिलते हैं, जिस कंपनी के मार्केट में शेयर्स आप खरीद सकते हो, ये सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। देख लेना ऑनलाइन सर्च करके, बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक कंपनी पब्लिक से शेयर बोल सकती है कि आप जो है हमारे शेयर या डिबेंचर्स खरीदो। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको प्रोस्पेक्टस बना के देना पड़ता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें लिखी होती है, A to Z, कब बनी कंपनी, क्या है, कहाँ कहाँ ब्रांचेस है, क्या क्या काम कर रही है, कौन कौन से एरिया में कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस सब, डायरेक्टर वायरेक्टर कौन है, कहाँ से शुरू हुई है, क्या क्या काम कर लिया है, वो सब बताया होगा। इससे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इसको पढ़ता है तो थोड़ा सा ट्रस्ट जनरेट होता है। आजकल तो कोई नहीं पढ़ता क्योंकि इशू ऑनलाइन आ जाता है आजकल। तो जब कंपनी का नाम है तो वो बोलते चलो बढ़िया इसके शेयर खरीद लिए, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन में होता है। आप पब्लिक को इनवाइट करते हो कि पब्लिक जी आइए हमारे शेयर खरीदिए, ठीक है जी। तो इसमें स्टेप्स हैं, ये स्टेप वाइज ही लिखना पड़ता है, अलग से क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। सबसे पहले आप सेबी से अप्रूवल लेते हो। सेबी कौन है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हम लोग वॉच डॉग भी बोलते हैं स्टॉक मार्केट का, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसा वफादार कुत्ता है, डॉग है, जो कि सबके टेक केयर करके चलता है, इन्वेस्टर की भी और कंपनी की भी, ठीक है, सब लोगों की टेक केयर करके चलता है। तो ये कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये गाइडलाइंस इशू करती है कि कैसे आप जो है कंपनी जो है अप्लाई कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करती है। पब्लिक कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताएगी तभी स्टॉक मार्केट में अप्रूवल होएगा, और सारी डिटेल आपको जो है खोलनी पड़ती है, तभी जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और ज़्यादातर ये काम इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में करती है। फिर जो है आप आराम से फंड रेज करो और पैसा लेते रहो, सब सारा स्टॉक मार्केट से घूमता है। फिर इसमें आप जो है सेबी से अप्रूवल लेने के बाद आप अपना प्रोस्पेक्टस उनको पास जमा कराते हो। प्रोस्पेक्टस क्या है, मार्क कर लेना, 1-2 मार्कर है। अप्लाई करते हो, इसमें इनविटेशन होता है पब्लिक को कि आप हमारे शेयर डिवेंचर खरीद सकते हो और डिपॉजिट हमारी कंपनी में ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें करी जा सकती है, ठीक है। और नीचे ही शायद तुम्हारे स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस दिया होगा, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, सुन लेना वीडियो में। स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस यही है। इस स्टेज में ना शुभम, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में अगर आप सेबी से के पास नहीं जा रहे हो, आपने सारा पैसा अपने दोस्तों यारों फैमिली फ्रेंड्स ये वो रिलेटिव से पैसा इकट्ठा कर लिया है, तो आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के लिए सेबी वेबी से अप्रूवल नहीं लोगे। आराम से सीधा आप जो है वहाँ जमा कराते हो आरओसी में डॉक्यूमेंट कि मैंने अपने पर्सनल सोर्सेज से पैसा रेज किया है, और आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है। ये वाला सेबी से अप्रूवल लेने वाला काम कोई होता ही नहीं, ठीक है जी। ये नीचे लिखा होगा तुम्हारी बुक में भी, ये मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। फिर थर्ड स्टेज, अगर स्टेटमेंट लियो प्रोस्पेक्टस आप इशू नहीं करते हो तो आपको ब्रोकर, बैंकर और अंडर राइटर अपॉइंट करने होते हैं। बैंकर इसलिए करते हो कि भैया अल्टीमेटली पैसा सारा ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन ही आता है, या बैंक के थ्रू ही पैसा आएगा, वो चीज़ है। ब्रोकर इसलिए करते हो, जैसे क्या है, हम दोनों ने कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और हमने एक ब्रोकर अपॉइंट कर लिया, ठीक है। तो ब्रोकर अपॉइंट इसलिए कर लिया कि भाई उसको बोल दिया कि तू यार सारे शेयर हमें बेच दे, जो भी तेरी कमीशन होगी तू जो है हम अपने सोर्सेज से बिकवाता रहे, जो भी तेरी कमीशन होगी वो तू ले, ठीक है। ब्रोकर का, एजेंट का काम होता है। जैसे आप प्रॉपर्टी लेने जाओ तो डायरेक्ट तो मिलती ही नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर कौन होता है, एजेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी एजेंट होता है, सारी कंपनी के लोग शेयर बेच रहे होते हैं, ठीक है। और एक होता है अंडर राइटर, ठीक है। ये सब याद करना है। अंडर राइटर्स के बारे में काफ़ी बार पूछते हैं आपसे। अंडर राइटर क्या होता है, ये क्या कहता है कि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लगता है कि हमारी कंपनी की शेयर कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, तो हम अग्रीड प्राइस पे, कंपनी जो है अग्रीड प्राइस पे अंडर राइटर को बोल देते हैं कि बाई चांस अगर ऐसा होता है तो सारे शेयर वो खरीद लेगा, उसको उसकी कमीशन मिलती है, और वो जिस मर्जी को बेचे, वो जिस मर्जी को अपना बेच ले, इस तरीके से कर ले, तो उसके लिए उसको कमीशन मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है अंडर राइटर इशू करना, ज़रूरी नहीं है अपॉइंट करना, ठीक है। ये डिपेंड करता है, अगर आपको लग, जैसे अगर हम दोनों कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और बाकी और जैसे और भी क्योंकि डायरेक्टर्स चाहिए होंगे, तो अब हमें लगता है यार हमारी कंपनी है, कौन जानता है, हमें भी नहीं कर सकता कोई जो है हमारे शेयर नहीं खरीदेगा, तो हम अंडर राइटर अपॉइंट कर लेंगे, वो शेयर सारे खरीद लेगा, उसको कमीशन मिलेगी और वो जहाँ मर्जी अपना बेच सकता है, हमें तो अपने पैसे से मतलब है, ठीक है जी। ये चीज़ बताइए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये कहते हैं जितने भी शेयर तुम लॉन्च करोगे, इशू करोगे, उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगा, तभी जब आप शेयर, तब जो है आप फिर शेयर अलॉट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसको एग्जांपल दे देता हूँ, तुम्हारी कंपनी थी, तुमने बोला कि मैं 10 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ,
10 लाख शेयर का 90% हो जाता है 9 लाख शेयर। अब 9 लाख शेयर का तुम्हें अगर सब्सक्रिप्शन आ जाता है, सब लोगों ने जो है सब्सक्राइब कर लिया और पेमेंट भी दे दी, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया, पेमेंट, वो पेमेंट सेपरेट अकाउंट में जाती है, क्योंकि अभी कंपनी तो फॉर्म होती नहीं, सेपरेट अकाउंट में चली जाती है, और उसको तुम्हें यूज़ भी नहीं करना है, कंपनी उसको यूज़ भी नहीं कर सकती कंपलसरी, नहीं तो कंपनी के ऊपर जो है केस हो सकता है, ठीक है। तो 90% अगर आपको पेमेंट आ जाती है, सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो आप जो है उनको शेयर अलॉट कर दोगे, जितने जितने लोगों ने जो जितने किसी ने 10 लिए, 20 लिए, 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी शेयर लिए हैं वो उनको आप अलॉट कर दोगे। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है शुरू, ठीक है, जैसे 80% आता है, कुछ आता है, तो आप थोड़ा सा वेट तो करते ही हो। अगर तब भी नहीं आता है तो सारे का सारा पैसा जहाँ जहाँ से आया है आपको सबका सब पैसा वापस करना पड़ेगा एप्लीकेंट को। तो आप अलॉटमेंट नहीं करोगे, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात शुभम, ये वाली समझ, बताना क्या बोला है मैंने शुभम? कि जैसे हमारे ज्यादा वो नहीं बिकते, मतलब मिनिमम ज्यादा कितना, प्रॉफिट नहीं होता है। मिनिमम कितना चाहिए? 80, 90, 90, 90, हाँ 90। 90, 90, 90 आएगा तो शेयर अलॉट हो जाएंगे। अगर कम आएगा तो क्या करेंगे? कम आएगा तो क्या करेंगे शुभम? अगर तो कम 90 से कम आएगा तो पैसा रखेंगे या वापस कर देंगे? हम वापस कर देंगे। वापस कर देंगे, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी पढ़ोगे तो समझ भी आ जाएगा, वीडियोस भी पैरेलली देखते रहना, तो एक बार देख लेना, थोड़ा सा आराम से हो जाएगा। फिर जब जैसे ही आपको आता है, आप अप्लाई कर देते हो स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन मिल जाती है, आप शेयर और डिबेंचर आराम से बेच सकते हो। तो उसके बाद जैसे ही लिस्टिंग हो जाती है आपकी, तो कोई भी शेयर आपके खरीद बेच सकता है। जैसे अलॉट हो गए, सब चीज़ हो गई, अब आपकी कंपनी बढ़िया चल रही है, तो जैसे मेरे को लगा या मेरे को प्रॉफिट हो गया, मैंने बेच दिए शेयर, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं शेयर बेच दूंगा, कोई और ख़रीद लेगा, फिर कोई और ख़रीद लेगा, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एंड देन जो है आप अलॉटमेंट कर देते हो, तो जैसे कहते हैं टिल द टाइम शेयर्स आर अलॉटेड, इसको आप सेपरेट बैंक अकाउंट में रखते हो। अगर कम आता है तो सारा शेयर का पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। एक्सेस आ जाता है तो आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके उतने में ही, जैसे अगर 10 लाख शेयर तुमने इशू करे हैं, अगर तुम्हें 12.5 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई है, तो तुम्हें ऑब्वियसली वो 2.5 लाख का थोड़ा बहुत हटाना ही पड़ेगा। तो तुम्हें 10 लाख के अंदर की कहानी घूमनी पड़ेगी, या तो थोड़ा 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 सबको दे दो, ठीक है, वरना ऊपर का जो भी आया है उसको आप रैंडमाइज करके हटा देते हो, फिर अलॉटमेंट लेटर भेज देते हो। बाई चांस अगर आप जो है रिटर्न कर रहे हो, तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट लेटर जो है आपको साइन करके आरओसी में जमा कराना पड़ता है, ठीक है, कि हम जो है पैसा रिटर्न कर रहे हैं, हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, ठीक है जी, ये इन्होंने बोला है। आई बात समझी शुभम? हाँ जी। शुभम, ये इसका जो आगे वाला टॉपिक है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कट चुका है इस चैप्टर से, और ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी में ये 2 चैप्टर है, सेकंड और 7th, यहाँ पे एक ही में कंबाइंड है, तो हमने एक्चुअली में 2 चैप्टर पूरे कर लिए, तो टोटल कायदे से देखा जाए एनसीईआरटी के हिसाब से हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है शुभम? अच्छा। हाँ, अब ये अब सुनो, फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, तुमने मुझे सुना भी दिया था। सेकंड चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी से पहले काफ़ी इजी है, उसको अच्छे से करना, फर्स्ट चैप्टर भी अच्छे से करना। इसमें थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, पर इसको बाद में उठाना, ठीक है, इसको जैसे अब बाद में करोगे तो थोड़ा सा टाइम दे देके जितना पक्का होए उतना ही करना, बाकी इस पर मत छेड़ना, वो बाद में भी रिवाइज़ कर लेंगे हम, ठीक है। और मैं फिर कल आता हूँ, ठीक है शुभम। और जो इसका थर्ड वाला चैप्टर है, थर्ड करा रखा है ना स्कूल में? हाँ, करा दिया। ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर है ये, 1 घंटा सवा घंटा लगेगा, ये कल मैं ख़त्म करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी से पूछ के तुम मुझे बता देना कि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हें ही पकड़ूंगा, कल मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो 10:30 में आ जाऊँगा, तो मुझे 10:30 का बता देना, ठीक है। ठीक है, हाँ, और टाइमली बता देना, ठीक है, लेट मत करना, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, और इसको पढ़ लेना शुभम, कहीं पे लगेगा कि सर नहीं समझ आया है तो कल मेरे से पहले ये डिस्कस कर लेना, फिर हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो, ओके, बाय शुभम, ओके, बाय। बाय।